हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लास्ट क्लास में कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट में हमने लास्ट क्लास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पढ़ा बायोमेडिकल वेस्ट कब आया था, इस एक्ट को कौन कंट्रोल करता है। जैसे मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के द्वारा से कंट्रोल किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। इसका लेटेस्ट रेक्टिफिकेशन यानी लेटेस्ट बदलाव कब किया गया, ये हमने पढ़ा। मार्च 2016 में इसका बदलाव किया गया, लेटेस्ट रेक्टिफिकेशन इसमें किया गया था। इसके अलावा हमने पढ़ा टोटल आपका जो वेस्ट होता है, कचरा, वो कितने भागों में बटा होता है, उसे क्लासिफाइड कैसे करते हैं। इन्फेक्शियस कितना होता है हमने पढ़ाया 15%, नॉन इन्फेक्शियस कितना होता है 85%। इसके अलावा कैटेगरीज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावनाएं रखते हैं। कैटेगरीज के बारे में हमने बताया आपको कि टोटल कचरा कितनी कैटेगरीज में होता है। कितनी कैटेगरीज बताई थी बेटा? 10 कैटेगरीज की। 10 कैटेगरीज में टोटल कचरे होते हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा कैटेगरीज के बाद हमने डिस्कस किया कुछ की पॉइंट्स जो डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। लाइक हमने पढ़ा है आपको कि जब HIV एड्स का मरीज है, उसका अगर ब्लड बाहर है और फ्लोर पे गिर गया, आप उसको किस से डिस्पोज करोगे। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बताया। अगर नॉर्मल ब्लड है, वो गिर गया, उसको किससे साफ करना है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। मरकरी अगर गिर गई है तो उसे क्या करना है? मॉपिंग से क्लीन करते हैं। मॉपिंग मेथड काम में लेंगे और क्लीन किससे करेंगे? वही 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। क्लियर। हमारी जो ड्रेसेस होती हैं मेडिकल स्टाफ की हॉस्पिटल में, उन्हें कौन से मेथड से हम डिस्पोज करते हैं? तो बर्निंग मेथड यूज लेते हैं। स्पूटम अगर जो है, अगर वो गिरा हुआ है फ्लोर पर, तो उसको किससे क्लीन करते हैं? हमने बताया 5% फिनोल या ब्लीचिंग पाउडर आप काम में ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2-3 एग्जाम में एम्स में पूछा जाने लगा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जैसे एंडोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, उन्हें क्लीन करने के लिए आप क्या काम में लेंगे? हमने बताया 2% ग्लिसरॉल्डिहाइड सॉल्यूशन, और इसे साइडेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये हम काम में लेते हैं। इसके अलावा हमने उसके बाद स्टार्ट किया था कलर कोड के बारे में। हमने जब कलर कोड पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने बताया था कि जो टोटल वेस्ट होता है उसे हम 2 मोटी कैटेगरीज में, एक ब्रॉड लेवल पर 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, यानी 2 प्रकार के वेस्ट हम लेते हैं। पहला वेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक वेस्ट। कौन सा? साइटोटॉक्सिक वेस्ट। उसे उसका जो कंटेनर होता है उस पर C का निशान होता है, हमने डायग्राम भी बताया था, आज फिर बताएंगे। दूसरा होता है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट को लेते हैं, बायो हजार्ड्स के ऊपर उसे हम लेते हैं, उसका जो साइन होता है वो ट्रायंगुलर साइन के रूप में देखा जाता है। तो ये जो हजार्ड्स होते हैं आपके, मतलब बेसिकली जो वेस्ट है, उसके कंटेनर के ऊपर भी ये साइन हमें देखने को मिल जाते हैं। और कलर कोड हमने टोटल आपको 5 कलर कोड बताए थे। 4 कलर कोड तो हम किसके लिए काम में लेते हैं बेटा जी? आपके बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। और 1 कलर कोड हम किसके लिए काम में लेते हैं? साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए। क्लियर। आज इसी कलर कोड को कंटिन्यू करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां से आते हैं कि कौन सा कचरा कौन सी कलर कोड में डिस्पोज किया जाएगा, और इस कलर कोड का तुम्हें फिर आगे क्या करना है। क्लियर। तो स्टार्ट करें इसे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर कोड में। फर्स्ट कलर कोड आपका येलो वाला। कौन सा कलर कोड है? येलो। येलो बैग, पहला बैग है आपका येलो बैग। अब इस बैग के बारे में देखें, जो पहला येलो वाला है उसमें इस जो येलो कलर का कंटेनर है वो किससे बना है? तो ये याद रखना है कि इट इज ए नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग। इट इज ए नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग। इस पर क्वेश्चन आता है एक, और वह क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कार्ड बॉक्स से कौन से कलर का कंटेनर बना होता है। हम बात करेंगे उसके बारे में। जो आपका ब्लू वाला होता है वह कार्ड बॉक्स का बना होता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कभी इसी के बिहाफ पर कि येलो वाला जो होता है वह किससे मिलकर बना है, तो आपका आंसर होगा यह बना होता है नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग। ये कौन सा, किस प्रकार का बैग है? नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग ये होता है। पहली बात। दूसरा,
अगर हम येलो की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस, जो हम 4 कलर पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, येलो वाला, यानी कि हाईली इन्फेक्शियस। क्लियर, हाईली इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट, सबसे ज्यादा वेस्ट जो होता है, सबसे इन्फेक्शियस जो वेस्ट होता है वह कौन सा कलर है, येलो वाला ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम इसी के बारे में, येलो जो आपका कंटेनर है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी। कल हमने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी हमने 10 कैटेगरीज आपको पढ़ाई थी। क्वेश्चन याद रखना, उन कैटेगरीज में से कौन कौन सी कैटेगरी का कचरा येलो वाले बैग में आप डिस्पोज करोगे, तो याद रखना है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आपको जो ऐड करनी है। कैटेगरी फर्स्ट, मेरे साथ साथ आप बोलते चलेंगे। कैटेगरी फर्स्ट बताओ बेटा, क्या बताया था कैटेगरी फर्स्ट में, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कैटेगरी नंबर सेकंड क्या बताया था, कैटेगरी नंबर सेकंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, दोनों इसमें जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं जो एनाटॉमिकल हमारा वेस्ट होता है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, येलो वाली कैटेगरी में चला जाएगा। आपका कैटेगरी नंबर थर्ड नंबर की कैटेगरी क्या थी, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, जैसे कि लेबोरेटरी वेस्ट जो भी होते हैं, स्पेसिमेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वैक्सीन्स होते हैं, वो सब इसमें चले जाएंगे कैटेगरी नंबर थर्ड के अंदर। क्लियर। कैटेगरी नंबर 4 सार्फ वेस्ट, वो इसमें डिस्पोज नहीं होगा। सार्फ वेस्ट के लिए ब्लू और व्हाइट कलर के बैग्स आते हैं। क्लियर, तो वो इसमें डिस्पोज नहीं होगा। 4 नंबर की कैटेगरी इसमें नहीं आएगी। फिर आती है कैटेगरी नंबर 5। कैटेगरी नंबर 5 जो होती है वह होती है साइटोटॉक्सिक ड्रग और डिस्कार्डेड मेडिकेशंस, दो दवाइयां एक्सपायर्ड हो गई, आउटडेटेड मेडिकेशंस हैं, उन मेडिकेशन को भी हम इसी में डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 6। कैटेगरी नंबर 6 में क्या बताया था, सोइल्ड वेस्ट है। सोइल्ड वेस्ट यानी भीगे हुए वेस्ट, जैसे प्लास्टर कास्ट है, सोइल्ड लीलन है, सोइल्ड पिलो कवर है, सोइल्ड पिलो है, सोइल्ड बेडिंग्स होते हैं आपके, गॉज पीस हैं, जो भी आपके बॉडी के फ्लूइड से या ब्लड से कंटामिनेटेड या भीगे हुए जो भी बेडिंग्स क्लॉथ्स वगैरह हैं वो सारी किस में जाएंगे, कैटेगरी नंबर 6 के अंदर, और वो भी किस में डिस्पोज होना है, येलो वाले में ही डिस्पोज होना है। क्लियर। उसके बाद कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 7 वाली में आता है सॉलिड वेस्ट है, जिसमें कि आपके रबर के आइटम्स आते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स आते हैं, कंटामिनेटेड प्लास्टिक्स, इन्फेक्टेड प्लास्टिक जो आते हैं, लाइक रायल्स ट्यूब है, कैथेटर्स हैं, आईवी बोटल्स हैं, आईवी ट्यूब्स हैं, इनको इसमें डिस्पोज नहीं करते हैं, उन्हें रेड वाली कैटेगरी में हम डिस्पोज करते हैं, याद रखना है। तो आपकी कैटेगरी नंबर 7 इसमें नहीं आएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8 में आता है आपका लिक्विड वेस्ट। किस में आता है, लिक्विड वेस्ट। उसके बाद कैटेगरी नंबर 9 इंसिनरेशन आस, और कैटेगरी बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कैटेगरी नंबर 8 होती है लिक्विड वेस्ट, बहुत ज्यादा जो लिक्विड होता है वो भी इसमें हम डिस्पोज नहीं करते हैं, क्योंकि लिक्विड की वजह से आपका जो बाकी कचरा वो खराब हो सकता है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं उन्हें हम सेपरेटली डिस्पोज करें, लेकिन फिर भी इन्हें हम यहाँ डालते हैं। अगर आपके पास में कोई सॉलिड मटेरियल है तो यहाँ डालें, अदरवाइज लिक्विड वेस्ट है तो उसमें हम डिस्पोज यहाँ नहीं करते हैं। उसके अलावा आपकी कैटेगरी नंबर 10 जिसमें आता है आपका केमिकल वेस्ट। केमिकल में जो सॉलिड केमिकल्स होते हैं वो, याद रखना, पानी जो लिक्विड वेस्ट है उसको हम सेपरेटली डिस्पोज करते हैं, उन्हें इसके अंदर हम ऐड नहीं करते हैं। क्लियर। तो आपको कौन कौन सी कैटेगरीज को यहाँ डिस्पोज करना है आप देखिएगा। इसमें आते हैं आपकी कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 8 और कैटेगरी नंबर 10। इनको हम यहां पर डिस्पोज कर देते हैं, और ये इन्फेक्शियस वेस्ट है। सारा कैसा है वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। क्लियर, याद रहेंगे ये कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को यहां हम डिस्पोज कर देते हैं, कौन से कलर वाले में, येलो वाले बैग में। क्लियर। चलो जी, यहां तक हमने देखा, आगे बात करते हैं। एक ट्रिक भी हम बताते हैं आपको। जो येलो होता है, याद करने का एक फॉर्मूला होता है, येलो को बोलते हैं पीला, और पीला का मतलब से आपको याद रखना है पस। यानी कि अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, सिंपल, वैसे तो लास्ट में आपको एक ही लाइन से मैं समझा दूंगा कि कौन सा कचरा किस में जाएगा, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बताओ येलो में क्या डलना है, तो आपको याद होना चाहिए येलो का मतलब होता है पीला, और पीले का मतलब पश, यानी जितना भी पश है हमारा,
पस का मतलब ऐसा होता है जो इन्फेक्टेड है, पस इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्टेड है जो कि ब्लड के संपर्क में आया है उसी से पस बनेगा। यानी हम कह सकते हैं पीला यानी पस, जो भी पस से संबंधित है वो सारा किस में डिस्पोज कर दिया जाएगा, येलो कलर कोड में डिस्पोज कर दिया जाएगा। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें तुम डिस्पोज करोगे। यानी कि अगर मैं बात करूं कौन कौन सी चीजें हैं जो येलो वाले बैग में डिस्पोज करी जाएंगी, तो सुनिएगा। सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज ही बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट, क्या बताया मैंने कैटेगरी फर्स्ट में, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो आप ले सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ये इसमें आएगा। अब इस वेस्ट में क्या क्या आ रहा है देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है उसका नाम है प्लेसेंटा। उसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। हमारी जो प्लेसेंटा है उसको आपको किस में डिस्पोज करना है, याद रखना है, उसे किससे डिस्पोज कर, किस में डिस्पोज करना है आपको, येलो वाले बैग में आपको डिस्पोज करना होता है। क्लियर। उसके अलावा और क्या चीजें आएंगी इसके अलावा, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स इसी में डिस्पोज करना है, बॉडी के फ्लूइड्स, बॉडी के टिश्यूज इसमें डिस्पोज करना है। क्लियर। बॉडी टिश्यूज, ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप किस में डिस्पोज कर दोगे, येलो वाले में डिस्पोज कर दोगे। अब दूसरी बात, इसके अलावा एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट भी इसी में डिस्पोज करी जाती हैं। क्लियर। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हैं उनके बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके बॉडी के फ्लूइड्स हैं, उनके बॉडी के टिश्यूज हैं एनिमल्स के, वो भी सेम इसी में डिस्पोज कर दिए जाएंगे। क्लियर। उसके बाद कैटेगरी नंबर थर्ड, उसमें क्या आता था आपका, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, यानी मैं कह सकता हूं लेबोरेटरी वेस्ट है। क्लियर। लेबोरेटरी वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट इसी में डालना है। अब लेबोरेटरी वेस्ट में क्या क्या चीजें आपको डालनी है, जैसे लाइक जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको आप विशेष ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन बनता है वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीन जो है आपकी दवाइयां आप पढ़ोगे, वैक्सीन, वैक्सीन को किस में डिस्पोज करना है आपको याद रखना है, येलो वाले बैग में ही डिस्पोज करते हैं। क्लियर। तो वैक्सीन आज इसमें आ गई। उसके अलावा मतलब वैक्सीन पर क्वेश्चन बनता है, वैक्सीन। उसके अलावा आपके स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस, जो भी लेबोरेटरी के वेस्ट हैं वो हम इसमें डिस्पोज कर देंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हमने डिस्पोज किया, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट इसमें डिस्पोज किया, प्लेसेंटा को माइंड में रखना है, लेबोरेटरी वेस्ट में वैक्सीन आपको माइंड में रखना है, वो हमने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद 5 नंबर पर आती है आपकी डिस्कार्डेड मेडिकेशन। क्लियर। डिस्कार्डेड मेडिकेशन, डिस्कार्डेड मेडिकेशन, जो भी डिस्कार्डेड मेडिकेशन है वो किस में डिस्पोज करना आपको, इसी में, डिस्कार्डेड मेडिकेशन इसमें डिस्पोज करना है। उसके अलावा कंटिन्यू करते हैं, डिस्कार्डेड मेडिकेशन के अलावा आपकी आती है कैटेगरी नंबर 6, एक डिस्कार्डेड मेडिकेशन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स किस में डिस्पोज होती हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट आता है ब्लैक कलर कोड के लिए, साइटोटॉक्सिक वेस्ट या नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट भी से हम कहते हैं। लेकिन अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग आती है तो वो किस में डिस्पोज हो जाएंगी आपकी, येलो वाले में। दोनों पॉइंट्स अलग अलग याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ ये भी कि साइटोटॉक्सिक ड्रग किस में जाती हैं, क्योंकि ये कैटेगरी नंबर 5 में आती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग और डिस्कार्डेड मेडिकेशंस। क्लियर। उसके बाद 5 कैटेगरीज हो गई। कैटेगरी नंबर 6 में क्या बताया मैंने, सॉइल्ड वेस्ट। क्लियर। सॉइल्ड वेस्ट इसी में आएंगे, सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट। अब बताइएगा सॉइल्ड वेस्ट में क्या क्या, जैसे लाइक सोइल्ड, सोइल्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, भीगा हुआ। क्लियर। जो भीग जाता है, भीगा हुआ, भीगने के बाद उसे हम बोलते हैं सोइल्ड, तो भीगा हुआ सोइल्ड, लाइक सोइल्ड लिनन, पिलो, प्लास्टर कास्ट, प्लास्टर कास्ट, सोइल्ड लिनन, पिलो, प्लास्टर कार्ड, बेडिंग, कॉटन,
ये सब चीजें आपको इसी में डिस्पोज करनी है। क्लियर। उसके अलावा एक बात और याद रखना, और कुछ चीजें जैसे कि इन्हीं से रिलेटेड है, जहां ब्लड संपर्क में आता है, आपका जो ब्लड का बैग है, ब्लड बैग, याद रखना है कि रेजिडुअल, जिसमें कुछ बच गया हो, रेजिडुअल या एक्सपायर्ड ब्लड बैग, मानो ब्लड का बैग था, उसमें कुछ मात्रा बच गई, रेजिडुअल यानी कुछ मात्रा रह गई है वो, और एक्सपायर्ड बैग यानी ब्लड का जो बैग है, रक्त जब हम चढ़ाते हैं ना तो उसकी थैली आती है, ये थैली ब्लड की, उस ब्लड की थैली को इसमें डिस्पोज करना है आपको। क्लियर। यानी बीटी सेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीटी सेट तो अलग चीज है, वो तो हम इसके बाद इसे कनेक्ट करके चढ़ाएंगे, वो तो रबर वाले में जाएगा, रेड में। लेकिन जो ये वाला कंटेनर है, यानी जिसमें या तो ब्लड बचा हुआ है इसमें, या इसके अंदर आपका जो ब्लड है वो एक्सपायर्ड हो गया, तो हम इसी में डालेंगे। रेजिडुअल या एक्सपायर्ड ब्लड के जो बैग्स हैं वो भी किस में जाएंगे, तुम्हारे येलो वाले बैग में चले जाएंगे। क्लियर। उसके अलावा और क्या जाएगा इसमें, आपका केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, ये सभी चीजें आपकी येलो वाले में जाएंगी। मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए वे सारे एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे मैंने एग्जाम्पल कवर कर लिया। अगर आप इन एग्जाम्पलों को भी याद रख लोगे तो इनसे बाहर एक एग्जाम्पल नहीं जाना, आप ऐसे याद रखें। तो एक बार पुनः आप देख लें क्या क्या चीजें मैंने डाली। बहुत सिंपल रूप से मैंने डाला है, कैटेगरी के हिसाब से याद करने का सिंगल फॉर्मूला मैंने बताया। पीला, येलो का मतलब होता है पीला, और पीला का मतलब पस से आप याद रखें। जहां पस फॉर्मिंग कंडीशन है, जहां रक्त के संपर्क में आने की संभावनाएं हैं, इसलिए हाईली कंटाजिनस ये होता है। पहला हमने बोला कैटेगरी के हिसाब से, पहली कैटेगरी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, हमारे प्लेसेंटा को स्पेशली हमने फोकस यहां किया है। दूसरा हमने बात किया आपका एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट की बात की। तीसरा लेबोरेटरी वेस्ट की बात की, वैक्सीन इसमें हमने डाल दी, डिस्कार्डेड मेडिकेशन और साइटोटॉक्सिक ड्रग। क्लियर। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, क्वेश्चन में प्लेसेंटा ध्यान रखें, वैक्सीन ध्यान रखें, साइटोटॉक्सिक ड्रग या ध्यान रखें, एक रेजिडुअल या एक्सपायर्ड ब्लड बैग हमने इसमें डाल दिया। क्लियर। सॉइल्ड वेस्ट इसी में डाल दिया। सॉइल्ड के अंदर मतलब जो भी भीगे हुए हैं, हमारे बॉडी के फ्लूइड से जो भीगे हुए हैं, जैसे लीलन है, पिलो है, प्लास्टर कास्ट है, बेडिंग्स हैं, कॉटन्स हैं, ये सब इसमें हमें डिस्पोज कर देने हैं, येलो वाले में डिस्पोज कर देने हैं। क्लियर जी। डिस्पोजन हो गया मतलब कलेक्शन हो गया आपका। आपने पूरे कचरे को, जो जो चीजें येलो में आती है वो हमने बता दी, इन सबको हमने येलो में डाल देना है। और ये नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक का ये बैग होता है। लेकिन अब इसको डिस्पोज कैसे करें, इसको बाहर भी तो देना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा थोड़ी रख सकते हैं। कितने दिन तक इकट्ठा रखेंगे। क्लियर। समय निश्चित हमने बताया कि 48 आवर के बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब जब ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके बाद इसका डिस्पोजल कैसे होना, ये जो हमने पढ़ा है ये केवल कलेक्शन है। अब मैं बात करूंगा डिस्पोजल ऑफ मेथड की, डिस्पोज कैसे करेंगे, तो उसके बारे में देखें कि येलो वाले का क्या करना है। येलो को डिस्पोज कैसे करते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ येलो, डिस्पोजल ऑफ येलो बैग, जो आपका येलो बैग है उसको डिस्पोज करने के तरीके क्या हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप याद रखें, और उस ट्रिक का नाम है आईपीडी। आईपीडी, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट दो होते हैं, ओपीडी, आईपीडी। तो आप आईपीडी याद रखें। आई स्टैंड करता है यहां इंसिनरेशन से, आई बराबर इंसिनरेशन, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मा पायरोलाइसिस, प्लाज्मा पायरोलाइसिस, और डी स्टैंड फॉर डीप बुरियल मेथड, डीप बुरियल मेथड्स, डीप बुरियल मेथड्स, इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलाइसिस, डीप बुरियल मेथड्स। इन मेथडों के बारे में भी हम बात करेंगे। ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के मेथड आते हैं, या मेथड ऑफ डिस्पोजल। सबसे पहला इंसिनरेशन की बात करते हैं। इंसिनरेशन को बोलते हैं भस्मीकरण है। क्या बोलते हैं, भस्मीकरण है, भस्मीकरण, यानी कि राख बना देना। भस्मीकरण का मतलब है जो कचरा है उसका क्या बना देना, राख,
राख बना देना। जो भी आपका कचरा है उसकी क्या बना दोगे आप? राख बना दोगे। बोलते हैं ना भस्म कर दूंगा तुझे, मतलब राख बना दूंगा मैं। तो इंसिनरेशन का मतलब होता है भस्मीकरण। यानी कि राख कब बनेगी? बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पर बनेगी, ये निश्चित है भाई। किसी चीज को जलाने के लिए आपको तापमान बहुत ज्यादा चाहिए। नॉर्मल अगर हम बात करें, किसी चीज को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए होता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी को जला रहे हैं, इंसिनरेट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हो आप उसको, तो बहुत ज्यादा डिग्री तापमान चाहिए। अगर एवरेज तापमान आपसे पूछा जाए इंसिनरेशन के बारे में, याद रखना है मैं इंसिनरेशन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपसे इंसिनरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम है इंसिनरेटर। इंसिनरेटर, इस इंसिनरेटर में जलाया जाता है। और ये इंसिनरेटर होता है उसका अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका तापमान एवरेज 800 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना? 800 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास काम में लेते हैं। बहुत ज्यादा तापमान है, सेल्सियस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत हैवी टेम्परेचर पर हम इसे बर्न करते हैं। कंबस्टन, बर्न को बोलते हैं कंबस्टन। इट इज कंट्रोल्ड कोल्ड कंबस्टन। क्लियर? क्वेश्चन अगर बनता है कि इंसिनरेशन क्या होता है डायरेक्टली, तो आप याद रखें इट इज कंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल मैनर में, कंट्रोल्ड कंबस्टन। कंबस्टन, कंबस्टन होता है जलाना। कंबस्टन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑफ सॉलिड वेस्ट। और स्पेशली ध्यान रखना है, स्पेशली एनाटॉमिकल पार्ट्स, एनाटॉमिकल पार्ट्स जैसे ह्यूमन प्लेसेंटा। क्लियर? ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, एनिमल बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमिकल पार्ट्स जो हैं उनको स्पेशली हम क्या करते हैं? इंसिनरेट करते हैं, मतलब जला देते हैं, इंसिनरेशंस। तो अगर हम बात करें इंसिनरेशन की, इसे इंसिनरेटर के नाम, जो जलाने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है इंसिनरेटर। कितना डिग्री तापमान मैंने बताया? 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं? कंट्रोल्ड कंबस्टन, कंट्रोल तरीके से जलाया जाता है। किसको? सॉलिड वेस्ट को। मुख्यतः किस पर फोकस हम करते हैं? तो हम एनाटॉमिकल वेस्ट पर फोकस करते हैं। अगर तुम्हें कहें हॉस्पिटल में प्लेसेंटा का डिस्पोज, कलेक्शन की बात आए तो याद रखना येलो कलर कोड। लेकिन अगर आता है कि हॉस्पिटल में प्लेसेंटा का डिस्पोज कैसे करेंगे, तो किससे करेंगे? इंसिनरेशन से डिस्पोज किया जाता है। अब सुनिएगा, अगर मैं इसके टेम्परेचर को और आगे, इसमें कई 2 चैम्बर हम बेसिकली काम में लेते हैं। अगर आप इसके टेम्परेचर को देखेंगे तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं इंसिनरेटर के। इंसिनरेटर जो है इसके 2 चैम्बर, एक प्राइमरी चैम्बर होता है, एक सेकेंडरी चैम्बर होता है। एक प्राइमरी चैम्बर और एक सेकेंडरी चैम्बर, 2 चैम्बर यहां होते हैं। ये अक्सर ज्यादा काम में आने वाला है, इसलिए मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं। प्राइमरी चैम्बर और सेकेंडरी चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं, प्राइमरी चैम्बर और सेकेंडरी चैम्बर। क्लियर? जो प्राइमरी चैम्बर होता है उसका तापमान होता है लगभग 850 डिग्री सेल्सियस। लेकिन याद रखना प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं, मतलब 50 बढ़ा सकते हो, 50 कम कर सकते हो, मतलब 800 से 900 तक ये जा सकता है। क्लियर? दूसरा वाला जो होता है इसका करीब तापमान होता है 1050 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें भी प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं। यानी इसका तापमान 1000 से लेकर 1100 हो सकता है। तो इसलिए इसको अगर एवरेज आता है, आपको चैम्बर वाइज नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछे इंसिनरेशन का तापमान कितना होता है, तो आप क्या बता देंगे? 800 से लेकर 1100। अगर वो और बात करता है, गहराई में जाता है कि प्राइमरी चैम्बर का, तो आप बताना 850 होता है। 50 प्लस माइनस आप कर सकते हैं। सेकेंडरी चैम्बर का तो 1050 बोलेंगे, इसमें भी प्लस माइनस 50 हम कर सकते हैं। इस प्रकार का हम तापमान काम में लेते हैं। बहुत हेवी टेम्परेचर आप काम में ले रहे हैं इंसिनरेशन के अंदर। अब सुनिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन यहां से 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, बीएचयू में पूछा गया था ये, कि बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल
बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इंसिनरेशन, इंसिनरेशन। याद रखना बेटा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे बताओ हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट मेथड बताओ, आंसर क्या बोलोगे? इंसिनरेशन। क्या बोलोगे? इंसिनरेशन। यानी इंसिनरेशन से हम वेस्ट जो है उसको डिस्पोज कर देते हैं। और प्लेसेंटा स्पेशली याद रखना। अब प्लेसेंटा पे दो चीजें आती हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेसेंटा में दो चीजें काम करते हैं। जैसे मैं प्लेसेंटा की डिस्पोजल की बात कर रहा हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो प्लेसेंटा डिस्पोजल की मैं बात करूं, इसको दो जगह हम डिस्पोज करते हैं। एक तो आपका होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल आप बोल सकते हैं कि जहां पर इंसिनरेटर है, और दूसरा एक होता है जैसे पीएससी, पीएससी पे भी करते हैं हम प्लेसेंटा को डिस्पोज, क्योंकि पीएससी पर जो आपका डिलीवरी है वो प्लेसेंट आपकी पीएससी पर हो सकती है परफॉर्म। अगर वहां डिलीवरी हुई तो आपको आपकी प्लेसेंटा है जिसको तुम नाल बोलते हो वो वहां मिली, आपने देखा होगा। अब पीएससी पर क्या है? इंसिनरेशन, इंसिनरेटर नहीं है, लेकिन यहां इंसिनरेटर है, उपस्थित है। दोनों चीजें समझे, यहां इंसिनरेटर होता है, क्या इंसिनरेटर प्रेजेंट है, और यहां इंसिनरेटर एब्सेंट है या नहीं है? इंसिनरेटर, यहां इंसिनरेटर एब्सेंट है, मतलब पीएससी पर इंसिनरेटर नहीं होता है। अब यहां तो हॉस्पिटल में इंसिनरेटर आपके पास में है, तो बताओ आप किससे डिस्पोज करोगे? तो मेरा आंसर हो जाएगा इंसिनरेशन के द्वारा। आप यहां पर इसे इंसिनरेशन कर सकते हैं, यानी आप इसे कंट्रोल्ड कंबस्टन कर देंगे, जला देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है हॉस्पिटल में प्लेसेंटा को डिस्पोज किस मेथड से करेंगे, आपका आंसर क्या होगा? इंसिनरेशन, कि आप इंसिनरेशन से कर देंगे। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर घुमाए, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर, अगर एग्जामिनर आपको घुमा के पूछ रहा है और बोले कि प्लेसेंटा को पीएससी पर डिस्पोज करना है, इसका मतलब वो आपसे ये चाहता है कि वहां इंसिनरेशन नहीं है। अगर अब आपने यहां इंसिनरेशन कर दिया तो आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पीएससी पर इंसिनरेटर होता ही नहीं है, और इतना डिग्री तापमान आपको लाने के लिए इंसिनरेटर चाहिए, तभी तो आप इसे इंसिनरेशन मेथड काम में लो पाओगे। यानी अब क्या करना पड़ेगा हमें? तो फिर तुम्हें क्या करना है, इसे आपने हमारा नॉर्मल भी देखा होगा। अरे तो घर पे बच्चा होता है, बच्चे की नाल, हॉस्पिटल डिलीवरी, घर पे भी तो हम नाल को डिस्पोज करते हैं। घर पे बच्चा होता है और उसकी नाल होती है, बताओ उसको कैसे डिस्पोज करते हैं? जिसका बच्चा हुआ है ना, उसके छोटे भाई को बोलते हैं कि नाल को दबा दिया जाता है, और उसका कुछ पैसा भी मिलता है, नेक वगैरह देते हैं उसे, मतलब जो जिसके हुआ है उसका देवर ये काम करता है, छोटा भाई, उसे नाल को दबाने में डीप बुरियल मेथड से हम बोलते हैं, मतलब गड्ढा खोदकर दबा देते हैं, बोलते हैं नाल को गाड़ा गया है। यही मेथड यहां काम मिलेंगे। अगर पीएससी पर आपकी प्लेसेंटा को डिस्पोज करना है जहां पर इंसिनरेटर नहीं है, आपको किस मेथड से डिस्पोज करना है? याद रखें, किससे डिस्पोज करना है आपको? इसे पहले तो केमिकली ट्रीट करना है आपको, केमिकल ट्रीटमेंट करना है पहले इसका। और किससे करेंगे? विथ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा आप इसे पहले केमिकली ट्रीट करें, और फिर उसके बाद क्या करना है? फिर इसे डिस्पोज करना है। अब डिस्पोज कैसे करेंगे? देन डिस्पोज करना है, और डिस्पोज कैसे करेंगे इसे? आप डीप बुरियल मेथड से डिस्पोज करेंगे। डीप बुरियल मेथड मतलब गड्ढा खोदकर दबा देना। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए बताओ हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, बताओ आंसर क्या देना है आपको? इंसिनरेशन। तापमान कितना होता है? बोलेंगे 800 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको चैम्बर वाइज पूछा जाए बताओ इसके प्राइमरी चैम्बर में कितना तापमान होता है, आप बोलोगे 850 डिग्री सेल्सियस। यहां प्लस और माइनस 50 डिग्री सेल्सियस हम कर सकते हैं। अगर पूछा जाए सेकेंडरी चैम्बर का तापमान कितना होता है, आंसर जाएगा 1050 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी
±50 डिग्री सेल्सियस हम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा को डिस्पोज करना है हॉस्पिटल में, ध्यान काम की बात है, ध्यान से सुने, प्लेसेंटा को डिस्पोज करना है हॉस्पिटल में, जहां अगर हॉस्पिटल लिखा आ जाए इसका मतलब अपने आप समझ जाना है कि वहां इंसिनरेशन उपलब्ध है, इंसिनरेटर वहां है, आप वहां उसे इंसिनरेशन मेथड से ही डिस्पोज करोगे, क्योंकि सबसे उचित मेथड, सबसे बढ़िया मेथड यही है। लेकिन अगर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि आपके पीएससी सेंटर पर प्लेसेंटा को डिस्पोज करना है, अब बात आपको समझ जानी है कि पीएससी सेंटर पर इंसिनरेशन के लिए इंसिनरेटर उपलब्ध नहीं है, अतः हमें कोई दूसरा मेथड काम में लेना होगा। और दूसरा मेथड काम में लेने के लिए इस प्लेसेंटा को डायरेक्टली हम गड्ढा खोदकर दबा नहीं सकते, क्योंकि यह इन्फेक्शियस हो सकता है, आगे जाकर बीमारी उत्पन्न करने की संभावनाएं, इन्फेक्शियस एजेंट को डेवलप होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए तुम्हें क्या करना है, पहले इस जो प्लेसेंटा है उसे केमिकली ट्रीट करते हैं। केमिकली ट्रीटमेंट में हम ब्लीचिंग पाउडर इसके लिए काम में लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर से केमिकली ट्रीट करने के बाद गड्ढा खोदकर इसे दबा देंगे, और उस मेथड का नाम होता है डीप बरियल मेथड। कौन सा होता है? डीप बरियल मेथड। यानी हॉस्पिटल में प्लेसेंटा डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन, पीएससी पे एट पीएससी प्लेसेंटा डिस्पोज्ड बाय डीप बरियल मेथड आफ्टर केमिकली ट्रीट बाय ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हुआ ये मामला? क्लियर जी। तो ये पहला था इंसिनरेशन। एक बार आप इंसिनरेशन की फोटो भी देख लो, कैसा होता है इंसिनरेशन, मैं दिखाता हूं आपको। ऐसा होता है इंसिनरेशन। यहां इससे बोलते हैं भस्मीकरण। आपको आग यहां दिखाई दे रही होगी, मतलब धुआं निकल रहा है, और इसके अंदर कचरा जो होता है उसे बर्न किया जाता है बहुत हैवी डिग्री टेम्परेचर पर, और नीचे जो भी आपका वेस्ट है, जो भी आपका वेस्ट होता है कचरा, उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दे हैं, ऐश में बदल देंगे। ऐश बोले तो राख बना देंगे, मतलब कचरे की राख बना दी जाती है, जला दिया जाता है, वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है ऐश के अंदर, मतलब जो भी आपका वेस्ट था वो राख में बदल जाएगा। और काम कौन करता है ये काम करता है इंसिनरेशन, भस्मीकरण है। यानी भस्मीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमारे सॉलिड वेस्ट को, देखो पानी को नहीं जला सकते आप, सॉलिड वेस्ट होना चाहिए, एनाटॉमिकल वेस्ट को हम प्रीफर करते हैं, उस वाले वेस्ट की क्या बना देंगे, ऐश बना दी जाएगी, यानी राख बना दी जाती है। क्लियर जी। इसके अलावा पहला काम हो गया इंसिनरेशन का, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि किस किस से हम इसे डिस्पोज करेंगे। तो हमने बताया था 3 तरीके आपको, मैंने बोला पहला इंसिनरेशन खत्म हो गया, साथ के साथ आपके डिस्पोजल के मेथड भी मैं बता रहा हूं, मतलब कलर और कलर के साथ में डिस्पोजल के मेथड। मतलब पहला बात समझ में आ गई होगी इंसिनरेशन क्या होता है। जब भी इंसिनरेशन आपके माइंड में आए, आते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर कचरे की राख बना दी जाती है, और इसे भस्मीकरण मेथड के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा तापमान काम में लेते हैं, सबसे अच्छा मेथड भी यही होता है, और बार बार एग्जाम में इसी पर सवाल आता है, इंसिनरेशन पर। क्लियर हुआ? दूसरा है प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। प्लाज्मा पाइरोलाइसिस इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको ध्यान रखना क्या होता है प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। हम समझाते हैं आपको इसके बारे में भी कि प्लाज्मा पाइरोलाइसिस क्या होता है। दूसरा मेथड है आपके सामने, प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। प्लाज्मा पाइरोलाइसिस, प्लाज्मा पाइरोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मा पाइरोलाइसिस की स्टेप, यह भी अल्टरनेट मेथड ही है आपके इंसिनरेशन का। मतलब अगर वो नहीं कर सकते तो यह कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड है इंसिनरेशन का। इट इज अल्टरनेट मेथड ऑफ इंसिनरेशन, उसी की जगह काम आने वाला मेथड होता है प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। इसके भी स्टेप्स आप देखिएगा, क्या क्या मेथड यहां होते हैं, इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, इसमें क्या करोगे आप। सबसे पहले आपका जो वेस्ट होता है, वेस्ट कचरा, उस कचरे को आपको सबसे पहले
वही हाई डिग्री टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर सबसे पहले कुछ गैस में बदलते हैं, और उन गैस जो होते हैं उनका नाम होता है MCH। इन गैसों में बदला जाता है। MCH याद रखें, MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ट्रिकें बहुत काम आएंगी कम्युनिटी में याद करने के लिए। MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ट्रिक याद रखें कौन सी गैस में, MCH में। M का मतलब है मीथेन, M का मतलब है मीथेन। C का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और H का मतलब है हाइड्रोजन। कचरे को पहले गैसों में कन्वर्ट किया जाता है, गैसों में बदला जाता है, क्लियर। और फिर इन गैसेस से हम बनाते हैं स्मॉल क्लिंकर, स्मॉल क्लिंकर जिसे हम बोलते हैं धातुमल, धातुमल। आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा 11th 12th के दौरान कि जब कोई अभी शुद्धिकरण मेथड होता था उसमें ऊपर की अशुद्धियां नीचे आकर जम जाती थी, जिसे हम बोलते थे धातुमल, क्लिंकर। इस धातुमल को, इसमें कुछ गैसेस बनती है जो बहुत उपयोगी हैं, बायोगैसेस वगैरह, वो यूज आ जाती हैं। और फिर जो ये स्मॉल क्लिंकर बना है, इस स्मॉल क्लिंकर को हम डिस्पोज कर देते हैं, इसे भगा दिया जाता है। यह मेथड कहलाता है प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। राख नहीं बनती, या क्लिंकर बनता है, ऑयल के समान काला काला सा बनता है धातुमल, क्लियर। तो प्लाज्मा पाइरोलाइसिस क्या है, यह एक अल्टरनेट मेथड है इंसिनरेशन का। इंसिनरेशन अगर उपलब्ध नहीं है, इंसिनरेटर नहीं है, तो आप यह मेथड काम में ले सकते हैं, उसका वैकल्पिक है ये। इसमें क्या करना है, वेस्ट को सबसे पहले गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। गैसेस कौन कौन सी होती है, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। याद करने का तरीका MCH, RCH, MCH प्रोग्राम चलते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। याद रखें MCH और RCH के नाम पर आप MCH से याद रख लें। और फिर इन गैसेस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्लिंकर में, स्मॉल क्लिंकर। और क्लिंकर को बोलते हैं हिंदी में धातुमल। और इस धातुमल को हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो दूसरा मेथड भी क्लियर हुआ, इसे हम प्लाज्मा पाइरोलाइसिस कहते हैं। मतलब येलो वाला जो है उसका आप इंसिनरेशन कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है। वो नहीं कर हुआ, अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा क्या कर सकते हैं आप, प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। अगर वो भी नहीं है तो आप एक और कर सकते हैं, तीसरा क्या बताया था मैंने यहां पर, IPD, डी बराबर डी बुरियल मेथड। तो C होता है डी बुरियल मेथड, डीप बरियल मेथड, डीप बरियल मेथड, यानी कि गड्ढा खोदकर कचरे को दबा देना, यह होता है डीप बरियल मेथड, डीप बरियल मेथड, क्लियर। डीप बरियल मेथड जो होता है, इस डीप बरियल मेथड में क्या करते हैं, आपका जो भी वेस्ट है, वेस्ट इन्हें डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज इन डीप वेल्स। वेल यानी कुआं, गड्ढा खोद देता है, वेल बोलते कुएं को, भारी कुआं खोदकर उसमें हम डिस्पोज कर देते हैं। इसके उसको भी आप देख सकते हो, डीप बुरियल मेथड को कैसे करते हैं, डायग्राम आप देखिएगा। ये है डीप बुरियल, देखो ऐसा गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा है, ये आपका गड्ढा है। और इस गड्ढे में आप क्या कर रहे हैं, इस गड्ढे के अंदर आप वेस्ट को डाल रहे हैं, ये डीप बुरियल मेथड आपका। और इसमें ये गड्ढा है, ये क्या आपका गड्ढा, ये गड्ढा है ये, और इस गड्ढे में आप वेस्ट को क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, वेस्ट को डाल देंगे इस गड्ढे के अंदर, क्लियर। ऐसा कहलाता है डीप बुरियल मेथड। गहरा दफन, दफना देते हैं मतलब दबा देते हैं, गहरा दफन मतलब अंदर गहराई में गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसको दबा देना, और उसके ऊपर क्लीन मिट्टी भी डाल देते हैं, साफ सुथरी मिट्टी। बेसिक यहाँ कुछ चीजें भी काम में लेते हैं, जैसे जहां पर भी आप ये कर रहे हैं वहां की जनसंख्या 5 लाख से कम होनी चाहिए, आबादी ज्यादा नहीं हो, वहां करते हैं। लगभग 1 मीटर डायामीटर और 2 मीटर गहरा ये लेते हैं, मतलब इसका डायामीटर होता है लगभग 1 मीटर, तो इसका डायामीटर लेते हैं चौड़ा, और 2 मीटर यह है डीप होता है, गहरा गड्ढा,
और फिर उसके अलावा जब इसको क्लीन कर दबाने के बाद, कचरे को दबाने के बाद सबसे ऊपर 10 सेंटीमीटर प्लेन सोयल डालते हैं। प्लेन सोयल, साफ मिट्टी, ऊपर सबसे ऊपर 10 सेंटीमीटर तक बिल्कुल प्लेन सोयल डाल देंगे, मतलब कचरा दबाकर ऊपर साफ मिट्टी डाल दो। ये कहलाता है डीप बरियल मेथड। मतलब आप यह मेथड भी काम में ले सकते हैं। तीनों मैंने आपको बताया, आप काम में ले सकते हैं डीप बुरियल मेथड, आप काम में ले सकते हैं प्लाज्मा पाइरोलाइसिस, आप काम में ले सकते हैं इंसिनरेशंस। दिस इज द फर्स्ट कलर कोड। येलो वाला मैंने आपको पूरा बता दिया है कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। पहला कलर कोड येलो वाला होता है। पीला यानी पस सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग से बना होता है। इसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 को डिस्पोज कर देते हैं। दूसरी बात फिर मैंने की याद करने के लिए, पीला यानी पश युक्त मटेरियल इसमें डलेगा। जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट है यहाँ आएंगे, सॉलिड वेस्ट यहाँ आएंगे, लेबोरेटरी वेस्ट यहाँ आएंगे, साइटोटॉक्सिक वेस्ट यहाँ आएंगे, प्लेसेंटा इसमें आएगी, वैक्सीन इसमें आएगा। ये आपके कौन कौन से मटेरियल को डिस्पोज करना है वो मैंने बताया। ब्लड बैग, रेजिडुअल और एक्सपायर्ड ब्लड बैग भी इसी के अंदर आ जाता है। फिर इसको डिस्पोज कैसे करना है, तो डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेशन आप काम में ले सकते हैं। बेस्ट मेथड होता है ये, भस्मीकरण, राख बनाते हैं, तापमान 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग चैम्बर का अलग अलग तापमान मैंने बताया। प्लेसेंटा का मैंने स्पेशल एग्जांपल लिया है। हॉस्पिटल में तो इंसिनरेशन और पीएससी पर है तो क्या करोगे, पीएससी पर है तो ब्लीचिंग पाउडर से केमिकली ट्रीट करने के बाद में डीप बरियल मेथड काम में ले लेंगे। दूसरा आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के बाद में आपने बताया, इंसिनरेशन के कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने मैंने बताया। उसके बाद मैंने बात की प्लाज्मा पाइरोलाइसिस। अल्टरनेट मेथड होता है इंसिनरेशन का। यहाँ पर वेस्ट को पहले गैस में बदलते हैं, एमसीएच गैस के अंदर, यानी मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में। और उन गैसेस के बाद इसको किस में डिस्पोज कर, किस में बदलेंगे, स्मॉल क्लिंकर में, और स्मॉल क्लिंकर डिस्पोज कर दिया जाता है। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा डीप बरियल, गड्ढा खोदकर कचरे को दबा देते हैं। जहां गड्ढा बनाना है 5 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए, 1 मीटर चौड़ा होता है, 2 मीटर गहरा होता है। कचरा डालेंगे, कचरे के ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर साफ सुथरी मिट्टी डाल दी जाती है। यह मेथड डीप बरियल मेथड कहलाता है। क्लियर जी, ये आपका फर्स्ट हो गया। कई बार एक चीज और होती है, केमिकल ट्रीटमेंट पर भी क्वेश्चन आता है। इनमें जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है ना, हाईली इन्फेक्शियस, तो इन हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट को डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करते हैं, बहुत बार इन्हें केमिकली ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी BMW की, तो मैंने एक स्टेप बताई थी आपको कि एक चक्र होता है बायोमेडिकल वेस्ट का। सबसे पहले कलेक्शन होता है, फिर सेग्रीगेशन हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में मैंने बताया केमिकल ट्रीटमेंट होता है, और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज करते हैं। मतलब अगर कोई वेस्ट बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है तो आप उसको डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाद में इन्फेक्शन फैला सकता है, उस कम्युनिटी के लिए खराब हो सकता है, उस कम्युनिटी के लिए इन्फेक्शियस हो सकता है। तो हम किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि सब लोगों को प्रोटेक्शन करना, बीमारियों से रक्षा करना। भाई यहाँ का कचरा कहीं और फैला दोगे तो वहां इन्फेक्शन कर देगा। तो पहले उसे जो इन्फेक्शियस है उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस बनाएं। हम चाहते हैं कि इन्फेक्शियस वेस्ट डिसइंफेक्ट हो जाए, इसलिए एक ट्रिक भी काम में लेते हैं। क्वेश्चन आता है यहां से, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं 3D, ये अक्सर काम में आता है। 3D ऑफ BMW इन हॉस्पिटल। क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो 3D काम में लेते हैं, जैसे 3C आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, वैसे ही 3D, तो ये 3D उसमें भी आता है। पेलेग्रा आपका जो डिजीज होती है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, 3D, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ, ये वाली, तो इसी को हम बोलते हैं, पेलेग्रा को बोलते हैं 3D डिजीज। तो बायोमेडिकल वेस्ट में भी 3D आता है। यहां एक D का मतलब होता है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन। दूसरे का मतलब होता है डिस्पोजल, और एक डी का मतलब ड्रेनेज। तो यहां पे एक वर्ड आया डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है जो कचरा इन्फेक्टेड है, उस इन्फेक्टेड कचरे को
डिस्पोज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन इन्फेक्ट बनाना पड़ेगा, इन्फेक्शन से फ्री करना पड़ेगा, और उसके लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखना है कि जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, मैं पूरे की एक साथ बात कर रहा हूं, जहां पर भी वर्ड आएगा इन्फेक्शियस वेस्ट इज डिसइंफेक्टेड या आप इसे कह सकते हो केमिकली ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग। उसे डिस्पोज करने से पहले आपको केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, और केमिकली ट्रीट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम आता है, ये क्वेश्चन बनता है। याद रखें, हम प्रायोरिटी देते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। आपको इन्फेक्शियस वेस्ट जो आपके पास है उसको डिसइंफेक्ट करना है किसके द्वारा, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। क्लियर, इसे आप डिसइंफेक्टेंट करें। दूसरा, अगर ये नहीं है तो आप काम में ले सकते हैं 1% हाइपोक्लोरीन, इसी से भी आप कर सकते हैं, इस नाम से भी आपको मिल सकता है ये। इसके अलावा 70%, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है आपको फर्स्ट, उसके बाद है ये दोनों, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर, बाकी सब बाद में। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसे इथानॉल भी बोलते हैं। इथानॉल में आता है 70% अल्कोहल, स्प्रिट के रूप में काम में लेते हैं साफ करने में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथानॉल होती है जहरीली गैस, मिथानॉल इट इज टॉक्सिक अल्कोहल। मिथानॉल को बोलते हैं टॉक्सिक अल्कोहल, ये काम में नहीं आती है। इथानॉल और मिथानॉल दो होते हैं, तो ये आती है इथानॉल। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसे इथेनॉल के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो आपका जो येलो वाला मैंने बताया, इसको डिस्पोज करने से पहले जो इन्फेक्शियस वेस्ट हैं उन्हें आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। किसके द्वारा डिसइंफेक्ट करना है बेटा, आपको डिसइंफेक्ट करना है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के द्वारा, हाइपोक्लोरीन के द्वारा, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के द्वारा। पहली प्रायोरिटी किसको देना है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को। क्लियर, इससे बाहर आपको येलो कलर कोड के बारे में एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। मैंने फ्रॉम 0 से लेकर जेड कंप्लीट आपको बता दिया सब कुछ, इसमें से कौन सा कचरा आएगा, कौन सी कैटेगरी का आएगा, किस प्रकार का बैग होता है, कैसे कैसे डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल में कितना तापमान काम में लेते हैं, और डायग्राम भी आपको बता दिए हैं। क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम में इमेज बेस भी आने लगे हैं, तो इंसिनरेशन और डीप बरियल दोनों का मैंने आपको दिखा दिया है इमेज। नेक्स्ट, अब दूसरा कलर कोड की बात करते हैं। येलो खत्म हो गया, दूसरा कलर कोड होता है रेड। येलो के बाद आता है रेड। अब यहां आप एक चीज याद रखें, R बराबर रबर। ट्रिक है, बहुत काम आएंगी। रबर, जैसे वहां पीला बराबर पस्ता, रबर, यानी कि इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स यहां काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल। जो भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल है उसको आप इसमें डिस्पोज करोगे। अब देखिएगा कौन कौन से हैं ऐसे। पहले तो कैटेगरी की बात कर लेता हूं मैं, कौन सी कैटेगरी इसमें आएगी। तो इसके लिए आती है एक कैटेगरी को इसमें जोड़ा जाता है, वह है कैटेगरी नंबर 7। कौन सी होती है, 7 वाली। 7 को हम सॉलिड वेस्ट बोल रहे थे, जो कि प्लास्टिक वाले कंटेंट इसमें आते हैं, इसको इसमें जोड़ा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा आप, कौन कौन से एग्जाम्पलों को हम इसमें ऐड करते हैं, किस किस चीजों को आप डिस्पोज करोगे। पहला है जैसे राइल्स ट्यूब, आईवी
ट्यूब्स, आईवी कैनुला विदाउट नीडल, विदाउट निडल इसमें डालना है, आईवी कैनुला विदाउट निडल इसमें डालना है। उसके अलावा कैथेटर, कैथेटर्स, राइल्स ट्यूब, आईवी ट्यूब्स, आईवी कैनुला विदाउट नीडल्स, कैथेटर्स, ये सब किस में डालना है आपको? रेड वाले में डालना है। ये सारे प्लास्टिक के आइटम्स हैं और रबर के आइटम्स होते हैं, ये रेड वाले में डिस्पोज कर दिए जाएंगे, कलेक्ट कर दिए जाएंगे। यहां इनका कलेक्शन रेड वाले में होता है। यह रेड वाला भी किससे मिलकर बना है? ये कंटेनर भी किससे मिलकर बना है? तो यह भी होता है नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग। यहां लिख रहा हूं, सेम है दोनों, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग। यह भी किससे मिलकर बना है? नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग से। जैसे आपका बना हुआ था कौन सा? येलो वाला, वैसे ये भी नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग ही होता है। इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल को इसमें डिस्पोज करते हैं। कैटेगरी की बात करें तो 7वीं कैटेगरी इसमें आती है। एग्जाम्पलों की बात करें, राइस ट्यूब इसमें आएगा, आईवी ट्यूब्स इसमें आएंगी, आईवी कैनुलाज इसमें आएंगे, कैथेटर्स इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? अब सुनिएगा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिस्पोजल की, इसको कैसे डिस्पोज करना है, डिस्पोजल मेथड ऑफ किसकी? डिस्पोजल मेथड ऑफ रेड बैग। रेड बैग को डिस्पोज करने से पहले यहां आप दो चीजें देखिएगा। सबसे पहले तो पहला पॉइंट मैं बताऊं, एक तो केमिकल ट्रीटमेंट आप करें डिस्पोज करने से पहले। क्लियर? तो केमिकल ट्रीटमेंट यूज्ड बिफोर डिस्पोजल। कुछ चीजें तो यहां डिस्पोज जो हो रही हैं उन्हें। दूसरा, यूज श्रीडिंग म्यूटिलेशन ऑफ सिंगल यूजेबल ट्यूब्स, और सबसे लास्ट में यूज स्टरलाइजेशन फॉर रीयूजेबल आइटम्स। मतलब जो प्लास्टिक वाले ये रबर के आइटम्स मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा बार भी काम आने वाले होते हैं, उन्हें फेंकते नहीं है, उन्हें दोबारा भी काम में ले लेते हैं। तो इसमें 3-4 चीजें हैं क्राइटेरिया। सबसे पहले, जिन चीजों को तुम्हें फेंकना है, डिस्पोजल है, यानी कि इट इज ए सिंगल यूजेबल, जिनको तुम्हें डिस्पोज करना है, एक ही बार काम आने वाली है, ये सिंगल यूजेबल। जैसे आपकी आईवी ट्यूब है, आपका बीटी सेट है, हर बार अलग काम रहता है, उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो जो चीज सिंगल डिस्पोजेबल है और इन्फेक्शियस है, आप उसे पहले केमिकल ट्रीट करके फिर डिस्पोज करेंगे। दूसरा, जो सिंगल यूजेबल है ना, हमारे अगर इंडिया की मैं बात करूं, जैसे मानो आपने कैथेटर को काम में लिया और उस कैथेटर को आपने हुबहू डाल दिया बाहर, लैंडफिल कर दिया। लैंडफिल का मतलब बाहर ग्राउंड में डाल देना, लैंडफिल कर दिया। और कचरे इकट्ठा करने वाले आते हैं लोग, ये जो मजदूर वर्कर होते हैं, इन्होंने ऐसा कचरा डाला हुआ था, वहां से 50 के करीब कैथेटर उठा लिए और ले गए, उन्हें वापस वाश किया, धोया सिंपल, और किसी कंपनी के हाथ लग गए और उसको वापस रीपैकिंग की और वापस मार्केट में उतार दिया। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज इन्फेक्शन से ग्रसित है, तुम्हें डिस्पोज कर दी,
वो दोबारा काम आ गई बिना डिसइंफेक्टेड हुए ही। इस वजह से उनका पुनः काम में नहीं लिया जाना चाहिए, उनको रोकना पड़ेगा। आप क्या करो, उस ट्यूब को काट दो, पहले ही कट करके फिर डिस्पोज करो ना, कैसे काम में ले लेगा भाई। तो इस मेथडों को बोलते हैं हम श्रेडिंग और म्यूटिलेशन। श्रेडिंग या म्यूटिलेशन, इसका मतलब होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस। वेस्ट जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कहलाता है कट इनटू स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना वेस्ट को कहलाता है श्रेडिंग या म्यूटिलेशन। तो जो चीजें एक बार काम आनी है तुम्हें डिस्पोज करना, और तुम्हें यह संभावना लगती है कि इस आइटम को किसी के हाथ लग गया तो दोबारा काम में ले लेगा, तो आप उसे कट करें पहले और फिर उसके बाद डिस्पोज करें। तो इसे बोलते हैं कट इनटू स्मॉल पीसेस का एक लिए जो टर्म काम में लेते हैं बेटा, उसे बोलते हैं श्रेडिंग या म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन फाइनल, जो चीज दोबारा काम आएगी उनके लिए आप कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के मेथड काम में ले सकते हैं और फिर दोबारा काम में ले सकते हैं। अब सुनिएगा क्या क्या होते हैं। जैसे स्टरलाइजेशन के लिए मैं बात करूं तो यहां जो मेथड काम में लेते हैं उसकी एक ट्रिक है। जैसे वहां मैं आईपीडी बताया था रेड येलो के लिए, वैसे रेड के लिए बता रहा हूं ट्रिक, उसका नाम है AMH। क्या बताया बेटा? AMH। ए का मतलब है ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग। एम का मतलब है माइक्रोवेविंग और एच का मतलब है हाइड्रोक्लेविंग। हाइड्रोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग, इनको ये है AMH। किसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको? ये रेड की। रेड वाले को जो आपको रीयूजेबल हैं, ये क्या आएंगे? रीयूजेबल से सारे। इट इज रीयूजेबल, मतलब रिसाइकलर उसको बोलते हैं, जिनको रिसाइकिल बिल में डालकर पुनः काम में लेते हैं। इसके लिए इस साइन भी काम आता है रिसाइकिल का, उसे भी आप देखें। रिसाइकिल के लिए जो साइन हम काम में लेते हैं उस साइन का ना को हम इस साइन से दर्शाते हैं, सिंबल। अगर कोई आप बोले कि रिसाइकिल का सिंबल क्या होता है, तो ये सिंबल देखने को मिलेगा, रिसाइकिल का सिंबल। क्लियर? इट इज ए सिंबल ऑफ रिसाइकिल। रिसाइकिल का सिंबल ये होता है, मतलब एक चक्री घूम रही है, पंखुड़ी टाइप। क्लियर? मतलब रिसाइकिल में पुनः काम में ले रहे हैं। तो अगर ये साइन आपको मिलता है, इसको हम रिसाइकिल के नाम से जानते हैं। तो जो चीजें रिसाइकिल बिल में डालेंगी उनको तुम ऑटोक्लेव कर सकते हो, माइक्रोवेविंग कर सकते हो या हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हैं। अब ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या, यहां से क्वेश्चन आता है। मतलब ऑटोक्लेविंग का मतलब है स्टरलाइज अंडर स्ट्रीम प्रेशर। क्लियर? इसमें करते हैं स्टरलाइज अंडर स्ट्रीम प्रेशर। स्ट्रीम प्रेशर, स्ट्रीम प्रेशर, इसे बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। तापमान आता है यहां का, बताओ ऑटोक्लेविंग के लिए कितना तापमान काम में लेते हैं? बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना है। 121 डिग्री सेल्सियस तापमान। तुम्हें बोले बताओ ऑटोक्लेव का तापमान कितना काम में लेते हैं? 121 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, समय बताओ कितना काम में लेते हैं? तो 30 से 60 मिनट काम में लेते हैं। ये ड्यूरेशन है, प्रीफर करते हैं 30 मिनट, 30 से 60 मिनट तक काम में लेंगे। तीसरा, प्रेशर कितना होता है? तो 15 lbs पर इंच स्क्वायर प्रेशर, यह इसका प्रेशर होता है। कितना? 15 lbs पर इंच स्क्वायर प्रेशर। अगर इसी प्रेशर को ये
सीएम स्क्वायर में बोलना चाहे तो 1.0 kg पर सीएम स्क्वायर प्रेशर। चारों चीजें क्लियर हुई, चारों एग्जाम के सवाल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेड के रिसाइकिल वाले जो थिंग्स होती हैं जिनको दोबारा काम में आप ले सकते हैं, उन्हें क्या करोगे, तो आप बोलोगे ऑटोक्लेव कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं या हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हैं। अब बात आएगी ऑटोक्लेविंग कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे ऑटोक्लेविंग का मतलब होता है स्टरलाइज करना अंडर स्टीम प्रेशर। स्टीम का मतलब क्या होता है बेटा, स्टीम का मतलब होता है वाष्प बनना। क्योंकि तापमान देखो कितना बताया मैंने, 121 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब वाटर का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, तब बताएंगे कि घर में काम में लिए जाने वाला वाटर का ट्रेडिशनल मेथड बताओ क्लीन करने का, मैं बोलूंगा बॉइलिंग। तो बताएंगे कि कितना डिग्री तापमान काम में लेता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है पानी, और उससे ऊपर जितना तापमान जाएगा उतना स्टीम बनने लग जाएगी, यानी कि क्या बनने लग जाएगा, वाष्प बनने लग जाएगी। यानी अगर 121 डिग्री तापमान काम में लिया गया तो डेफिनेटली वाष्प बन रही होगी। यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी ट्यूब है, वो स्टरलाइज हो रही है स्टीम के द्वारा, मतलब वाष्प उसके संपर्क में आ रही है। मानो ये इंस्ट्रूमेंट है और ये ऑटोक्लेव अंदर रख दिया, यहां अंदर वाष्प बन रही है, जल उबल रहा है, वाष्प बन रही है, और इस वाष्प के द्वारा क्या हो रहा है, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो रहे हैं। पहली बात हो गई। दूसरी, 30 से 60 मिनट समय बताएं तो बताना है 30 से 60 मिनट का समय काम में लेते हैं। अगर आपको प्रेशर पूछे बेटा, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रेशर पौंड में पूछते हैं, एलबीएस का मतलब पौंड होता है, तो 15 पौंड पर इंच स्क्वायर प्रेशर, 15 एलबीएस पर इंच स्क्वायर प्रेशर। अगर इसी प्रेशर को वह केजी सीएम स्क्वायर में पूछता है तो बताना है 1.06 केजी सीएम स्क्वायर प्रेशर। यह ऑटोक्लेविंग के लिए होता है, तो आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं, फिर इन्हें काम में ले सकते हैं। दूसरा होता है माइक्रोवेविंग। क्या होता है, माइक्रोवेविंग। सुनिएगा, माइक्रोवेविंग का मतलब भी क्या होता है, माइक्रोवेविंग, इसमें वेव काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, वेव, तरंगे, वेव यूज होती हैं। इनकी वेवलेंथ जो होती है, वे वेवलेंथ लगभग 300 से लेकर 3 लाख मेगा हर्ट्ज, इस एमएचजेड बोलते हैं मेगा हर्ट्ज, 300 से 3 लाख मेगा हर्ट्ज की वेवलेंथ की वेव काम में ली जाती है डिसइंफेक्ट करने के लिए, और इसे बोलते हैं माइक्रोवेविंग मेथड। मतलब माइक्रोवेविंग मेथड में हैवी वेवलेंथ की वेव काम में लेकर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी ट्यूब्स हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर पुनः काम में लिया जा सकता है। क्लियर। तीसरा क्या था बेटा, हाइड्रोक्लेविंग। तीसरा क्या था, हाइड्रोक्लेविंग। पहला क्या था, ऑटोक्लेविंग। दूसरा क्या था, माइक्रोवेविंग। तीसरा क्या था, हाइड्रोक्लेविंग। हाइड्रोक्लेविंग एक अल्टरनेट मेथड होता है। कैसा मेथड है ये, अल्टरनेट मेथड है। किसका, ऑटोक्लेव का, अल्टरनेट मेथड ऑफ ऑटोक्लेव। उसी के समान होता है ये भी, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखिएगा, कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी मैं बोलूं हाइड्रोक्लेव के बारे में, हाइड्रोक्लेव इज सिमिलर टू ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के समान ही है, बट एक अंतर है। वो क्या अंतर है, सुने। ऑटोक्लेव के अंदर जो आपके आर्टिकल होते हैं वह सीधे फ्लेम के संपर्क में आते हैं। मैंने अभी बताया था कि 121 डिग्री तापमान पर धुआं निकलता है, मतलब वाष्प बनती है, और यह वाष्प उन आर्टिकलों को क्लीन कर देती है, डिसइंफेक्ट कर देती है, उन पर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है।
लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां दो कंपार्टमेंट होते हैं। इनर कंपार्टमेंट में वाष्प होती है और बाहर वाले कंपार्टमेंट में आर्टिकल होते हैं। मतलब कहने का उद्देश्य यह है कि हाइड्रोक्लेविंग के अंदर इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल जो होते हैं वे सीधे फ्लेम के संपर्क में नहीं आते हैं, उन्हें इनडायरेक्टली बिना संपर्क में आए ही केवल टेम्परेचर के द्वारा वो स्टरलाइज होते हैं। इस मेथड को बोलते हैं हाइड्रोक्लेविंग। तो बताना है कि हाइड्रोक्लेव इज ए सिमिलर टू ऑटोक्लेव बट आर्टिकल नॉट directly come in contact with steam या फ्लैम, जो आपकी धुआं या स्टीम है उसके संपर्क में सीधे नहीं आते हैं। मतलब आउटर कंपार्टमेंट में तो तुम्हारे आर्टिकल हैं और इनर कंपार्टमेंट में फ्लैम होती है। ये ऐसा नहीं होता है ऑटोक्लेविंग में। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, अंदर ही तो आपके आर्टिकल होते हैं और वहीं फ्लैम होती है, तो सीधे संपर्क में आते हैं। इसलिए ऑटोक्लेव ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन करने के लिए। क्लियर? दोनों कलर कोड क्लियर हुए। येलो कलर कोड बताया मैंने, दूसरा मैंने आपको रेड कलर कोड बताया। दोनों में क्या क्या चीजें डालते हैं ये बताया और इन्हें कैसे डिस्पोज करना है, कौन कौन से मेथड से करना है। दोनों ट्रिक बताई है, आईपीडी और दूसरे की ट्रिक क्या बताई है मैंने, एएमएच। आईपीडी में आई फॉर इंसिनरेशन, पी बराबर प्लाज्मा पाइरोलाइसिस, डी बराबर डीबरियल। रेड वाले के लिए क्या बताया, एएमएच, ए बोले तो ऑटोक्लेविंग, एम बोले तो माइक्रोवेविंग, एच बोले तो हाइड्रोक्लेविंग। क्लियर? एक में ऑटोक्लेव इंपॉर्टेंट है, दूसरे में इंसिनरेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से आने वाले जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। क्लियर? अभी हमारे पास 3 कलर कोड और शेष रहे हैं। एक कलर कोड हमारे पास में बचा है ब्लू, एक बचा है व्हाइट जो बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं, उसके अलावा एक ब्लैक या ग्रीन जो आता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट का। इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उन्हें भी कैसे डिस्पोज करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट के जो सिंबल्स होते हैं, जो इमेजेस हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। क्लियर? थैंक यू।